वैज्ञानिक समाजवाद या साम्यवाद। प्रश्न 1 है, यदि प्लेटो आज जीवित होते तो वे आधुनिक साम्यवादियों से अधिक साम्यवादी होते। यह कथन किसका है? उत्तर है सी, मैक्सी का। प्लेटो के पत्नियों और संपत्ति के साम्यवादी व्यवस्था से प्रभावित होकर मैक्सी ने कहा है कि यदि वह आज जीवित होते तो आधुनिक साम्यवादियों से अधिक साम्यवादी होते। प्रश्न नंबर 2, मार्क्सवाद के अनुसार राज्य एक वर्ग संरचना है। मार्क्स राज्य को एक वर्ग संरचना मानता है। उत्पादन में वे साधनों पर नियंत्रण पूंजीवादी वर्ग का, अतः राज्य की समस्त शक्ति का प्रयोग यह वर्ग अपने हितों की पूरा करने के लिए करता है। इसी तथ्य के आधार पर मार्क्स ने राज्य को पूंजीपतियों की कार्यकारिणी समिति कहकर पुकारा है। प्रश्न नंबर 3, मार्क्स के राज्य और क्रांति के सिद्धांत मुख्यतः प्रभावित हैं। तो उत्तर ए है, फ्रांस की क्रांति से। मार्क्स का राज्य की क्रांति का सिद्धांत 1848 में 1851 के बीच संपन्न फ्रांस की क्रांतिकारी घटनाओं से प्रभावित है। प्रश्न नंबर 4, यह उक्ति की राज्य आर्थिक आधार पर एक राजनीतिक सर्वोच्च संरचना या कथन किसका है? तो डी सही, राज्य के मार्क्सवादी सिद्धांत से। राज्य आर्थिक आधार पर एक राजनीतिक सर्वोच्च संरचना है, तो यह राज्य के मार्क्सवादी सिद्धांत से है। प्रश्न नंबर 5, यूनेस्को ने राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र कब निर्धारित किए? तो ये है 1948 में। सितंबर 1948 में यूनेस्को के भवन में एक सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में बहुत बड़ी संख्या में राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञ भाग लिए एवं उनके द्वारा विचार विमर्श करने के पश्चात राजनीति विज्ञान का क्षेत्र निर्धारित किया गया। राजनीति विज्ञान के विषय में राजनीति सिद्धांत, राजनीतिक संस्थाएं, दल, जनमत, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं आदि बिंदुओं को समाहित किया गया। प्रश्न नंबर 6 है, निम्न में किसने एक राष्ट्र एक राज्य सिद्धांत की उद्घोषणा की है? उत्तर है ए, मैजीनी ने। इटली के महान देशभक्त और राजनेता मैजीनी ने एक राष्ट्र एक राज्य के सिद्धांत की घोषणा की है। भारत में अभिजन भारत संघ की स्थापना मैजीनी के यूथ इटली नामक संगठन की प्रेरणा से की गई थी। मैजीनी का उद्देश्य एक ताकतवर देश के रूप में इटली को स्थापित करना था। प्रश्न नंबर 7, किसका मानना था कि राज्य सदैव एक ही दमनकारी संस्था है? उत्तर डी है, मार्क्स ने। राज्य के संबंध में मार्क्स का विचार है कि यह सदैव ही दमनकारी संस्था है, क्योंकि इसके द्वारा ही शोषित वर्ग, पूंजीपति शोषित वर्ग, मजदूर का शोषण करते हैं। राज्य का निर्माण धनवान वर्ग अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए करता है। जो वर्ग संपत्ति को चुनौती देता है उसे इस संस्था द्वारा उत्पीड़न किया जाता है और वर्ग संघर्ष को दबा दिया जाता है। प्रश्न नंबर 8 है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत निम्न में से किसने संबंधित है? तो मॉन्टेस्क्यू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द रिपब्लिक ऑफ लॉज में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षित करने के लिए मॉन्टेस्क्यू ने कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों के विभाजित का समर्थन किया। उनका मानना था कि यदि सभी शक्तियाँ एक व्यक्ति या किसी एक संस्था को प्रदान कर दी जाए तो व्यक्ति की स्वतंत्रता असुरक्षित हो जाएगी। अतः शासन के तीनों अंगों को एक दूसरे से स्वतंत्र शक्ति प्राप्त होना आवश्यक है। प्रश्न नंबर 9, मार्क्स के अनुसार राज्य के गठन का आसन्न कारण क्या था? तो उत्तर सी है, असामंजस्य वर्ग संघर्ष। मार्क्स के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का कारण वर्ग संघर्ष के आसाद में स्थित है। एंजल ने अपनी प्रशंसनीय पुस्तक ओरिजिन ऑफ फैमिली में प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट में राज्य की उत्पत्ति और स्वरूप के विषय में लिखा है कि यह समाज के विकास के एक निश्चित चरण की उपज है। यह इस बात की स्वीकृत है कि समाज ऐसे वर्ग अंतर्विरोध संघर्ष का शिकार है जिसका कोई हल नहीं है। ये वर्ग संघर्ष समाज और वर्गों को भस्म कर दे, इसलिए
प्रकट रूप में राज्य की आवश्यकता हुई जो इस संघर्ष पर नियंत्रित कर सके और व्यवस्था के अंतर्गत सीमित रख सके। इस संदर्भ में लेनिन का भी यही निष्कर्ष है कि राज्य वर्ग संघर्षों की जिनमें कोई समझौता संभव नहीं है उपज और अभिव्यक्त है। प्रश्न है 10, राज्य का वर्ग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो उत्तर है मार्क्स। ए सही है। प्रश्न 11, राज्य वर्गीय विरोधाभास की असामयिकता का परिणाम एक प्रकटीकरण है। यह कथन किसका है? तो मार्क्स का। प्रश्न नंबर 12, निम्न में से किसने राज्य के वर्ग सिद्धांत का समर्थन किया है? तो उत्तर है उपयुक्त में सभी मार्क्स, एंजेल और लेनिन तीनों ने। वर्ग सिद्धांत का समर्थन मार्क्स, एंजेल और लेनिन तीनों ने किया है। प्रश्न नंबर 13 है, राज्य शोषक वर्ग की कार्यकारिणी समिति है। यह कथन की विचार किसका है? तो यह मार्क्सवादियों ने राज्य को शोषक वर्ग की कार्यकारिणी समिति कहा है। अपनी इस समिति का उपयोग कर अल्पसंख्यक पूंजीपति वर्ग बहुसंख्यक सर्वहारा वर्ग का शोषण करता है। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से मार्क्स के अनुसार कौन सा ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रमुख कारक है? उत्तर सी, वर्ग। मार्क्स के अनुसार वर्ग ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रमुख कारक है। मार्क्स के अनुसार समाज का अब तक का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास रहा है। मार्क्स के अनुसार धनवान एवं निर्धन वर्गों के बीच संघर्ष आदिम काल से ही रहा, जो तब तक जारी रहेगा जब तक स्वयं कामगार वर्ग समाज को बागडोर नहीं संभाल लेता। प्रश्न नंबर है 15, निम्नलिखित कथनों में किसने कहा है कि अब तक के समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? उत्तर डी, मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स के अनुसार उसके पहले का सारा समाजवादी चिंतन क्या था? तो उत्तर है ए, काल्पनिक। कार्ल मार्क्स ने अपनी प्रसिद्ध कृत्य क्रिएटिविटी ऑफ द ग्रोथा प्रोग्राम में अपने पूर्व समाजवादी विचारकों की आलोचना करते हुए कल्पनावादी माना है। मार्क्स का कहना है कि उन्होंने सुंदर गुलाबों की कल्पना तो की पर उसके लिए जमीन नहीं तैयार की। प्रश्न नंबर 17, मार्क्स किस देश का रहने वाला है? तो मार्क्स जो है जर्मनी का रहने वाला। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 जर्मनी के राइन प्रांत में ट्रियर शहर में हुआ। मार्क्स ने अपने जीवन का अधिकांश समय फ्रांस और ब्रिटेन में बिताया। मार्क्स ने काल्पनिक समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद में रूपांतरित किया। मार्क्स की शिक्षा वान और बर्लिन विश्वविद्यालय में हुआ, जहाँ पर वह W.F. हेगेल तथा के चिंतक के बहुत प्रभावित हुआ। बाद में उन्होंने हेगेल की द्वंद्वात्मक पद्धति से लेते हुए फायरबास के भौतिकवाद को लेते हुए अपने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का निरूपण किया। प्रश्न नंबर 18 है, मार्क्सवाद का जन्म हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। प्रश्न नंबर 19, मार्क्स के अनुसार इतिहास का उपज है भौतिक शक्तियों का। मार्क्स के अनुसार भौतिक शक्तियाँ इतिहास के स्वरूप को निर्धारित करती है, इसलिए वह प्रत्येक चरण उत्पादन की भौतिक शक्तियों के स्वामित्व और उसमें निर्मित संबंधों के पारस्परिक संबंधों का लेखा जोखा है। प्रश्न नंबर 20, किन आधारों पर मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सामाजिक घटनाओं की व्याख्या और विश्लेषण करता है? तो उत्तर ए सही है, भौतिक शक्तियाँ। मार्क्स ने हेगेल का खंडन करते हुए कहा है कि सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख कारण पदार्थ है, न कि चेतना। उत्पादन के साधनों को निर्धारित करते हैं और उत्पादन के संबंधों द्वारा सामाजिक घटनाओं का निरूपण करते हैं। प्रश्न 21 है, इनमें से किस वर्ग के विचारकों ने वाद विवाद और संवाद की द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया है? तो उत्तर सी है, हेगेल और मार्क्स ने वाद प्रतिवाद और संवाद की द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया है। हेगेल ने विश्व का अध्ययन सदैव विकासवादी दृष्टिकोण से करता है। इस विकासवादी क्रिया को हेगेल ने द्वंद्वात्मक प्रक्रिया का नाम दिया। इस द्वंद्वात्मक शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के शब्द से हुई है, जिसका अर्थ वाद विवाद करना है और जिसके फलस्वरूप संश्लेषण अर्थात संवाद की उत्पत्ति होती है, जो पहले दोनों रूपों में भिन्न है। मार्क्स हेगेल के द्वंद्वात्मक से प्रभावित था, परंतु उसने हेगेल के आदर्शवाद की उपेक्षा किया तथा द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद
का प्रतिपादन किया। मार्क्स का भौतिक द्वंद्वात्मक सिद्धांत का विकासवाद का सिद्धांत है, जिसके 3 अंग वाद, प्रतिवाद और संश्लेषण है। संवाद है उदाहरण, यदि गेहूं के दाने पर द्वंद्ववाद का अध्ययन करें तो गेहूं के जमीन में गाड़ देने के उसका स्वरूप नष्ट हो जाएगा और एक अंकुरण प्रकट होता है। वह अंकुरण विकसित होकर पौधे बनेगा जिसे गेहूं के अनेक दाने लगेंगे। यदि गेहूं बीजवाद है तो पौधा प्रतिवाद है। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित विचारकों में से कौन मार्क्स के हीगल कौन सा विचार सही है? तो उत्तर सी, द्वंद्वात्मक पद्धति। प्रश्न नंबर 23 है, मार्क्स ने द्वंद्व का सिद्धांत किससे लिया है? तो हेगल से। कि प्रश्न नंबर 24, किसने विचारधाराओं को भ्रामक चेतना कहा है? तो भ्रामक चेतना मार्क्स ने कहा है। मार्क्स के अनुसार विचारधारा पूंजीपति वर्ग का सर्वहारा वर्ग का प्रभुत्व स्थापित करने का साधन है। यह भ्रामक चेतना है जो शोषण के वास्तविक मुद्दों पर पर्दा डालने का कार्य करता है। प्रश्न नंबर 25, निम्न में से कौन सा कथन कार्ल मार्क्स के दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है? उत्तर है सी, राज्य शोषण का एक साधन है। कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य का उदय वर्ग विभेद के कारण हुआ है और राज्य संस्था सदैव ही शोषक वर्ग में सहायक के रूप में कार्य करती रही है। पूंजीवादी युग में राज्य संस्था पर पूंजीपति वर्ग का आधिपत्य और पूंजीपति वर्ग का राज्य संस्था की सहायक श्रमिक वर्ग का शोषण करता है। मार्क्स के अनुसार राज्य केवल एक यंत्र है जिसका सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। प्रश्न नंबर 26, मार्क्स मानते हैं कि राज्य एक वर्ग संरचना है। मार्क्सवादी राज्य को एक वर्ग संरचना मानते। राज्य के अस्तित्व का कारण ही था कि पूंजीवादी प्रणाली में खिलाफ विद्रोह को दबाना तथा शोषण को अस्थायी बनाना, उत्पादन के साधनों को स्वामी राज्य की शक्ति का प्रयोग कर सर्वहारा की क्रांति को संभावनाओं में समाप्त करने का प्रयास करता है। प्रश्न 27, इतिहास की भौतिकतावादी व्याख्या एवं वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का निरूपण किसने किया है? तो उत्तर है बी, कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स अपने प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में क्रमशः इतिहास और भौतिकतावादी व्याख्या एवं वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। प्रश्न नंबर 28, इतिहास की भौतिकतावादी व्याख्या के माध्यम से मार्क्स स्पष्ट करना चाहता है। तो उत्तर है डी, उत्पादन की पद्धति इतिहास की गति निर्धारित करती है। इतिहास की भौतिकतावादी व्याख्या के माध्यम से मार्क्स ने इतिहास के प्रत्येक चरण को उत्पादन के साधनों के स्वामित्व के आधार पर व्याख्यातित किया है। आदिम साम्यवादी व्यवस्था, दास प्रथा व्यवस्था, सामंतवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था और अंत में साम्यवादी व्यवस्था। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन एक मार्क्सवादी समाजवाद के सिद्धांत का आधार है? उत्तर है सी, परिवर्तन की मूल सच्चाई। मार्क्सवादी समाजवाद में भौतिकतावादी मान्यता की स्वीकार करते हुए परिवर्तन के मूल में पदार्थ की सत्यता को मानना है। विकास की द्वंद्वात्मक पद्धति के अनुसार पदार्थ अपने विरोधी प्रतिवाद को उत्पन्न करता है। पदार्थवाद और प्रतिवाद का संश्लेषण संवाद के रूप में हो जाता है। पुनः संवाद भी अपने आंतरिक विरोध के चलते प्रतिवाद को जन्म देता है। इस प्रकार यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती जब तक कि पदार्थ अपने सर्वोच्च स्थान को ग्रहण न कर ले। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है? उत्तर है यदमत्यम। यदमत्यम की नीति का संबंध उदारवाद से है, जबकि अन्य सभी सिद्धांतों का संबंध मार्क्सवाद से है। द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद, ऐतिहासिक भौतिकतावाद, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, वर्ग चेतना का अवधारणा, क्रांति का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्सवाद से संबंधित नहीं रहता? प्रश्न उत्तर है सी, हस्तक्षेप। प्रश्न नंबर 32 है, द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद का सिद्धांत निम्न में से किसका है? तो उत्तर ए है, मनोवैज्ञानिक वैज्ञानिक समाजवाद का।
प्रश्न नंबर 33 है, निम्न में से कौन सा उपागम इस विश्वास पर आधारित है कि आर्थिक आधार व्यक्तित्व तथा राजनीतिक अधिसंरचना को निर्धारित करना है? तो उत्तर है ए, ऐतिहासिक भौतिकतावाद। ऐतिहासिक भौतिकतावाद इतिहास का भौतिकतावादी व्याख्या पर आधारित है, जिसमें प्रमुख व्याख्याकार मार्क्स हैं। यह उपागम इस मान्यता पर आधारित है कि इतिहास के प्रत्येक चरण में जिनका उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण हो, वही लोग राजनीतिक विचारधारा, संस्कृति और शिक्षा पर भी नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। पूंजीवादी एवं साम्यवादी प्रणाली में आर्थिक आधार की भिन्नता की वजह से दोनों की राजनीतिक साम्यवाद एवं सांस्कृतिक स्थापनाओं का प्रारूप भिन्न भिन्न है। प्रश्न नंबर 34, मार्क्स का कौन सा विचार शास्त्रीय अंग्रेजी शब्द से प्रेरित है? उत्तर है सी, ए और बी दोनों। लेबस सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत। मार्क्स के अनुसार विचारों का स्रोत अनेक विचारों से ग्रहण किया गया। अपने आंग्ल समाजवादी तथा अर्थशास्त्रियों से भी काफ़ी सीखा था। प्रश्न नंबर है 35, किसने कहा कि सर्वहारा की शक्ति तानाशाही मार्क्स के सिद्धांत पर का सार है? तो उत्तर है बी, लेनिन ने सर्वहारा की तानाशाही अधिनयवाद के मार्क्सवाद का सार माना है। लेनिन के अनुसार समाजवाद क्रांति से सर्वहारा का अधिनय तत्व स्थापित होता है। यह व्यवस्था उत्पादन के प्रमुख साधनों का सामाजिक स्थायित्व में रखते हैं और अपनी सारी शक्ति तथा राज्य के सब संसाधनों का प्रयोग इस तरह करेगी जिससे पूंजीवाद के अवशेषों को मिटाया जा सके, प्रतिक्रांतिकारी शक्तियों को कुचला जा सके और सभी स्वार्थ व्यक्तियों को श्रम के अनिवार्य बनाकर प्रौद्योगिकी को इतना ही उन्नत किया जा सके। प्रश्न नंबर 36 है, निम्नलिखित में किसे मार्क्सवाद को लेनिन का सर्वाधिक विशिष्ट योगदान माना जाता है? उत्तर है डी, दल का सिद्धांत। मजदूर वर्ग को प्रशिक्षित करने, नेतृत्व करने तथा क्रांति की ज्वाला को बनाए रखने के लिए लेनिन ने दल के महत्व को स्वीकार किया है। सोवियत रूस में क्रांति को सफल बनाने के लिए लेनिन ने बोल्शेविक दल का गठन किया। 1917 में जार शाही को उखाड़ फेंका। प्रश्न नंबर 37 है, मार्क्स के अनुसार सर्वहारा के अधिनायकत्व के दौरान उत्पादन के साधनों का प्रयोग होगा? तो उत्तर भी सही है, सामाजिक अच्छाई के लिए। प्रश्न 38 है, मार्क्स ने पैट्रिशियन, प्लेबियन और गिल्ड मास्टर जर्नीमैन का उल्लेख किस संदर्भ में किया है? तो उत्तर ए है, वर्ग संघर्ष के संबंध में। मार्क्स ने पैट्रिशियन, प्लेबियन और गिल्ड मास्टर जर्नीमैन का उल्लेख वर्ग संघर्ष के संदर्भ में किया है। कार्ल मार्क्स का एवं फ्रेडरिक एंगेल्स द्वारा रचित पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के अनुसार सभी वर्तमान समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। यह वर्ग संघर्ष विभिन्न कालों में विभिन्न वर्गों जैसे फ्रीमैन, स्प्लेटियंस तथा लॉर्ड सर्फ, शोषण एवं शोषित के मध्य यह संघर्ष कभी दृश्य एवं कभी अदृश्य रूप में होता है। प्रश्न नंबर 39, सतत क्रांति का सिद्धांत किसने दिया? उत्तर है सी, मायो ने। सतत क्रांति या निरंतर क्रांति का सिद्धांत मायो ने दिया। मायो के अनुसार क्रांति कोई अंतिम समाधान नहीं है, बल्कि वह केवल अभीष्ट दिशा में प्रगति का एक चरण है। आर्थिक मोर्चे पर समाजवादी क्रांति को हो जाने के बाद समाजवादी व्यवस्था अपने आप में सुदृढ़ नहीं हो जाएगी। इसके लिए समाजवादी सांस्कृतिक, शैक्षिक और विचारात्मक मोर्चों पर समाजवाद को बढ़ावा देना जरूरी होगा। इसमें लंबे समय तक लगेगा, अतः समाजवादी पुनर्निर्माण की प्रक्रिया निरंतर क्रांति की प्रक्रिया है। प्रश्न नंबर 40, माओ के अनुसार मार्क्सवादी क्रांति में कृषकों की भूमिका है? उत्तर सी है, महत्वपूर्ण होगी। प्रश्न का व्याख्या है, माओ के अनुसार मार्क्सवादी क्रांति की कृषकों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। माओ ने किसान को साथ लेकर मार्क्सवादी क्रांति की सफलता के लिए संघर्ष करता रहा। चीन के गांवों में विद्रोही किसानों की एकजुट करते हुए उसने चीनी सोवियत रिपब्लिक को नींव रखी।
प्रश्न नंबर 41 है, लोक युद्ध की संकल्पना की विकसित करने का श्रेय जाता है तो माओत्से-तुंग को। लोक युद्ध का सिद्धांत माओत्से-तुंग को अपनी विशिष्ट एवं मौलिक संकल्पना है। इसके अंतर्गत माओ ने सेना व हथियारों की तुलना में जनता को अधिक महत्व प्रदान किया। माओ के अनुसार युद्ध में हथियार का अपना महत्व है, पर वे निर्णायक तत्व नहीं है। निर्णायक मनुष्य द्वारा किया जाना चाहिए, जड़ वस्तुओं के द्वारा नहीं। लोक युद्ध को समाप्त बनाने के लिए वह गुरिल्ला युद्ध या छापामार युद्ध पर अत्यधिक बल देता है। प्रश्न नंबर 42, निम्न में से कौन सा सांस्कृतिक क्रांति के लिए जाना जाता है? उत्तर है बी, माओ। चीन में सर्वहारा क्रांति को अस्थायी बनाने के लिए सांस्कृतिक क्रांति लाने का श्रेय माओ को जाता है। इस क्रांति का उद्देश्य माओवादी विचारधारा को चीन समाज को स्थापित करना तथा प्रतिक्रियात्मक विचारों को दमन करना है। प्रश्न नंबर 43, मार्क्स ने साम्यवाद के अस्त व्यस्त की स्थिति में पाया और उसे एक आंदोलन बना दिया। उसके द्वारा उसे एक दर्शन और दिशा मिली। उत्तर है डी, लास्की। मार्क्स ने पूर्व प्रचलित बिखरे हुए विचारों को एकत्रित करने के लिए तर्कबद्धता उत्पन्न की। उसने न केवल एक प्रणाली के रूप में संगठित किया, बल्कि उसे एक आक्रामक सिद्धांत बना दिया। उसके द्वारा साम्यवाद एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन बन गया। इसी संदर्भ में लास्की ने कहा है कि मार्क्स ने साम्यवाद को अस्त व्यस्त किया, स्थिर में पाया और उसे एक आंदोलन बना दिया। प्रश्न नंबर 44 है, श्रमिकों की तानाशाही के सिद्धांत को किसने पुरस्कृत किया? उत्तर डी है, लेनिन ने। स्टेट एंड रिवॉल्यूशन में लेनिन ने वर्ष 1917 में लिखी अपनी पुस्तक राज्य और क्रांति में श्रमिकों की तानाशाही को स्पष्ट करने का प्रयास किया। लेनिन 1918 में लिखी अपनी पुस्तक प्रोलेटरी रेवोल्यूशन एंड रेनिगेट काउंसिल की में उन्होंने सर्वहारा अधिनियमवाद का श्रमिक वर्ग की तानाशाही संबंधी विस्तृत विवेचना की। प्रश्न नंबर है 45, सर्वहारा वर्ग का अधिनियतत्व की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया। तो उत्तर है डी, उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। प्रश्न है 46, लेनिन के अनुसार साम्राज्यवाद है तो उत्तर है सी, पूंजीवाद का उच्चतम अवस्था में। लेनिन के अनुसार साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है। लेनिन ने इस अवस्था का विश्लेषण अपनी प्रसिद्ध कृत इम्पीरियल द हाइटेज एंड ऑफ कैपिटलिज्म में किया है। प्रश्न नंबर 47, साम्राज्यवाद पूंजी का अंतिम चरण या कथन किसका है? तो उत्तर लेनिन का है। प्रश्न 48 है, राज्यहीन वर्गहीन अथवा समाज वर्ग किस विचारक का विश्वास था? उत्तर सी है, मार्क्स का। प्रश्न 49 है, जनतांत्रिक समाजवाद और मार्क्सवादी समाजवाद एक दूसरे को इस आधार पर भिन्न है। यह इसमें दिए गए प्रश्न में प्रकृति के आधार पर किसी भी विकल्प का चयन नहीं किया जा सकता। जनतांत्रिक समाजवाद राजनीतिक समानता का अधिकार जोर देता है, जबकि मार्क्सवादी समाजवाद आर्थिक समानता का अधिकार जोर देता है। प्रश्न नंबर 50, निम्न विचारकों में कौन युग वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापकों को माना जाता? सी, मार्क्स का तथा एंजिल। कार्ल मार्क्स ने एवं एंजिल को वैज्ञानिक समाजवाद अथवा साम्यवाद का संस्थापक माना जाता है। प्रश्न 51 है, इनमें से कौन वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादक है? उत्तर है बी, कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादक है।